नमस्कार। आज हम बात करेंगे संघट्ट यानी टक्कर के बारे में। टक्कर क्या होती है कि कोई दो वस्तु, हो सकता है दो से अधिक वस्तुओं भी हो, दो वस्तुओं के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया हो कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड या नैनो सेकंड के लिए, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे टक्कर बोलते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, इसको क्या बोलते हैं? टक्कर बोलते हैं। सर ये अन्योन्य का मतलब क्या होता है? अन्योन्य का मतलब होता है कि ये इस पर कुछ ना कुछ कार्य करेगी या जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो इस पर करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स यानी बल लगाएंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी दोनों तरफ से, उसको बोलते हैं अपन अन्योन्य। अब जो हमारी टक्कर होती है जनरली दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्रत्यास्थ टक्कर, एक तो क्या होती है आपकी प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरी जो होती है वो होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। दूसरी क्या होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर। तो हम यहाँ दो प्रकार की टक्करें होती हैं, एक हमारी प्रत्यास्थ टक्कर है, दूसरी क्या है यहाँ पर? अप्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में हम बात करें तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि संवेग व गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या है भाई? संरक्षित रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ वह टक्कर होती है जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों की दोनों क्या रहे? दोनों की दोनों नियत बनी रहे, यानी कांस्टेंट बनी रहे। ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी जो टक्कर होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? प्रत्यास्थ टक्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रत्यास्थ टक्कर बोलेंगे। अप्रत्यास्थ में क्या होता है? संवेग तो संरक्षित रहता है, संवेग तो क्या रहता है? संरक्षित, यानी ये तो कंजर्वेटिव रहता है, तथा गतिज ऊर्जा नहीं रहती। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती है। तो ऐसी जो टक्करें होती हैं वो कौन सी होती हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिनमें संवेग तो संरक्षित रहे लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहे। तो जो ऐसी टक्करें होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में संरक्षित कैसा रहता है? संवेग और ये गतिज ऊर्जा परिवर्तित संरक्षित रहता है, लेकिन जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती है। इस पे हम आगे जो डेरिवेशंस होंगे ना उनमें इनका डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा सेकंड थॉट है वो ये है कि देखो संवेग इसमें भी संरक्षित है और इसमें भी संरक्षित है। तो आप ये तो हमेशा फिक्स रखें कि दोनों के अंदर, दोनों टक्करों के अंदर जो संवेग है आपका वो तो क्या रहेगा? संरक्षित ही रहेगा। अगर परिवर्तित होगा तो यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित है, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, इसीलिए इसको अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। यानी संवेग को अगर हटा दे तो गतिज ऊर्जा डिसाइड करती है कि ये जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर है या फिर क्या है? अप्रत्यास्थ टक्कर है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है सर? उदाहरण से समझाओ। तो प्रत्यास्थ टक्कर जो होती है, अपने गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपन जो गैस के अणु होते हैं, वो क्या, गैस के अणु क्या करते हैं? गैस के अंदर जिस मतलब पात्र में गैस को रखा गया है उसके अंदर वो अणु क्या करते हैं? गति करते हैं और एक दूसरे से टकरा के आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब वहां पे टक्करें होंगी तो उसके बाद उनकी जो गतिज ऊर्जा और संवेग रहेगा वो संरक्षित रहेगा उस स्थिति में। तो ऐसी जो टक्करें होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। मतलब कि गैस के अणुओं के मध्य जो टक्करें होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ तो कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, जनरली कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी कौन सी टक्कर होती है? वो अप्रत्यास्थ होती है, क्योंकि उसके बाद उसका संवेग संरक्षित रह सकता है लेकिन उसका जो आपका गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहेगी। हो सकता है पहले गतिज ऊर्जा कुछ थी, फिर गतिज जैसे वो टकराई तो कुछ गतिज ऊर्जा उसमें ऊष्मा की ऊर्जा में के रूप में परिवर्तित हो गई, तो इसलिए वो जो पूरी तरीके से वापस गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। तो इसका मतलब जो टक्करें होती है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बॉल और बैट के मध्य जो टक्कर होती है वो भी कौन सी होती है? आपकी अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। टक्करें जो नॉर्मल अपने एक्सीडेंट होता है उसमें भी कौन सी टक्कर होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। अब जो ये प्रत्यास्थ होती है ये 1D भी होती है और 2D भी होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो 1D के बारे में डिस्कस करने वाले हैं
तो एक बार इसको हटा देते हैं अब, और हम 1D के बारे में बात करेंगे। और 1D में भी दोनों पढ़ेंगे, प्रत्यास्थ भी पढ़ेंगे और अप्रत्यास्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रत्यास्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, ये एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखना बेटा ध्यान से, आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैंने बोल दिया m1, इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है। कोई दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m2 बोला मैंने, और ये मान लीजिए रुका हुआ है यानी रेस्ट कंडीशन में है, तो हमने u2 की वैल्यू क्या रख दी 0। ये है टक्कर से पूर्व, यानी जो स्थिति आपके सामने दिख रही है वो टक्कर से पूर्व की है। और यहाँ देख ले, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, इसका मास m1 है, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी वो v1 हो जाती है। ये कोई आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसकी भी टकराने के बाद जो वेलोसिटी वो v2 हो जाती है, तो इसको बोलते हैं टक्कर के बाद। तो ये हमारा टक्कर के बाद और टक्कर से पहले वाला हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब देखना, इसमें हम कहते हैं ना कि इसमें दो संरक्षित रहते हैं, दो चीजें, एक तो आपका संवेग संरक्षित रहता है और दूसरा हमारा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो सबसे पहले लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, अब संवेग संरक्षण क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा u2 है उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा m1 u1, ये तो प्लस क्या हो गया 0, m1 v1 प्लस m2 v2। देखो कुछ नियत आ जाए इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि दोनों में m1 कॉमन आ जाएगा। तो m1 u1 प्लस माइनस अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। m यहाँ से m1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 मिल गई, ठीक है। अब हम इसी प्रकार गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। यानी हमें ये क्या मिल गया, गतिज ऊर्जा संरक्षण मिल गया। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो हम अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा मिलेगा अपने को, देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, ये तो इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2, तो इसको ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। और u2 यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 तो देखो यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसको अपन हटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा m1 u1 का स्क्वायर। इसको अपन u2 0 है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं 0। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 और v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उधर ले जाओ ताकि m1 कॉमन आ जाए। तो m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा m2 v2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अपन m1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट का भाग देते हैं। तो अपन कहेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो अपन कैसे लिखेंगे m1, अब u1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तो क्या लिख दूंगा u1 माइनस v1, और दूसरा बन जाएगा u1 प्लस v1, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। और m1 इसके मल्टीप्लाई में था, दोनों को यहाँ लिख दिया अपन ने, इज इक्वल्स टू m2 v2 का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा
ये जब अपॉन में आएगा ना तो ये u1 माइनस v1 ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो इससे कैंसिल आउट हो गया, और m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, और एक v2 से एक v2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अपना बहुत इजी हो गया मामला, क्या हो गया u1 प्लस v1, और देखो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, इधर भी कैंसिल हो गया, ये बचा, और इधर क्या बचा है ओनली v2। यानी हमें ये इक्वेशन मिली यहाँ से, इसको इक्वेशन v2 मिल गई आपको, और v1 भी निकाल सकते हो यहाँ से। अगर v1 निकालना हो तो इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस u1। ये हमारा v1 का फॉर्मूला बन गया, ये v2 का बन गया। इन दोनों का उपयोग करेंगे अब हम समीकरण 1 में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, इसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, v2 की वैल्यू रखेंगे, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में v2 का मान समीकरण 3 से रखने पर, 3 से रखने पर, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, देखो इस m1 को मल्टीप्लाई कर लो, m1 u1 तो क्या हो जाएगा m1 u1, और इसको इस साथ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2, और यहाँ पे v2 की वैल्यू यहाँ से रखो, क्या हो जाएगी u1 प्लस v1, इसको मल्टीप्लाई कर लो m2 u1 प्लस m2 v1, ये पहले से अपन ने कर रखा है m1 u1 माइनस m1 v1। अब मुझे v1 निकालना है, तो इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको उठा के इधर ले जाऊं, ताकि इसमें से u1 कॉमन आ जाएगा। तो m1 u1 तो ये पहले से ही था, इसको इधर लाए तो माइनस m2 u1, यानी इसको इधर लिया है, अब इसको उधर ले जाओ, इसको पहले लिख दो m2 v1 और ये प्लस m1 v1। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका m2 प्लस m1, और हमने v1 कॉमन ले लिया है, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा u1, तो m1 माइनस m2, और यहाँ का कॉमन आ गया आपका u1। अब मुझे यहाँ से v1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा के इसके नीचे जाऊँगा, तो क्या लिख दूंगा भाई m1 माइनस m2 u1 अपॉन यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v1। यानी ये जो इक्वेशन मिली हमें कौन सी मिली, v1 की मिल गई, इक्वेशन नंबर 5। मैंने कहा ना कि इस इक्वेशंस को अपन इसमें इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, v1 की मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार हम जो v1 की वैल्यू है इसको भी हम कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो हम वो भी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पे समीकरण 4 से v1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से v1 का मान वहाँ पे रखेंगे अपन, या इस तरीके से यहाँ पे रख दो आप, तो अपना क्या हो जाएगा, m1 तो पहले से ही है और u1 भी पहले से ही है, माइनस अब v1 की वैल्यू रखो आप, क्या हो जाएगा v2 माइनस u1 रख दिया। अब दो ब्रैकेट आ रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ यूज़ कर लो, और ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ यूज़ कर लिया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया m2 v2। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, वो अपन अभी देखते हैं इसको किस तरीके से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 इसके साथ v2, फिर ये इसके साथ करें माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, और m1 को u1 के साथ करेंगे तो m1 u1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अब मुझे देखो जैसे आपने यहाँ v1 फाइंड किया था वैसे v2 फाइंड करेंगे, तो v2 ये रहा, इसको इधर ले आएंगे, ये है ही दोनों एक साथ, तो m1 u1 तो हो जाएगा आपका 2m1 u1, ठीक है। इसको हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा m2 v2 तो पहले से ही था, और ये m1 v2 और आ गया, तो इन दोनों से v2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा m2 प्लस m1, और यहाँ क्या आ गया आपका 2m1 u1। अब यहाँ से अपन v2 फाइंड कर सकते हैं, इसको अपॉन में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v2। ये आपके पास है इक्वेशन,
और मिल गई। ठीक है, ये आपके पास एक और इक्वेशंस मिल गई, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा इसलिए मैंने चेक किया। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा लिख देंगे इस तरह। देखो आपका जो V2 मिला है वो क्या मिला है हमें, 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये स्थिति हमें यहाँ पे मिल गई। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये मैंने क्या पढ़ाया है। सबसे पहले संवेग संरक्षण, दोनों तरफ ये दो इक्वेशंस, यहाँ दोनों तरफ तो आपको ये दोनों इक्वेशंस मिली। U2 0 किया तो ये मिला, उसके बाद हमने इसको इधर लेके आ गया क्योंकि हमें सीक्वेंस बनाना था। यही सीक्वेंस हमने इसमें सॉल्व कर ये बनाया। फिर इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड किया तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस मिली है, 3 and 4। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट में रखा है, यानी V2 की वैल्यू रखी है तो V1 का वैल्यू ऑब्टेन किया है हमने इक्वेशन 5 में। वैसे ही फिर हमने वापस इक्वेशन 4 से V1 की वैल्यू उठा के किस में रखी है, इक्वेशन फर्स्ट में, देखो यहाँ पे, और हमें क्या मिला है, V2 मिला है। ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है। अब इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा बदल सकती हैं, वो क्या बदलेंगी वो देखो आप ध्यान से। यहाँ केसेस पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, वो केसेस क्या होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, उन केसेस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, एक केस हमारा सबसे पहले ये हो सकता है, केस फर्स्ट ये हो सकता है, मान लीजिए m1 इज इक्वल्स टू m2 हो गया। ये कंडीशन है आपकी कि यदि हम क्या मान लेते हैं, जो दोनों द्रव्यमान आपको दिए हुए हैं दोनों को अपन बराबर मान लेते हैं। अगर दोनों द्रव्यमान बराबर हो गए तो इस समीकरण से देखो आप सबसे पहले तो अपन लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 5 से। समीकरण 5 में देखो अगर दोनों द्रव्यमान बराबर हो गए तो ये इसके बराबर हो गया तो बराबर माइनस बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं m1 बराबर m2 बराबर m मान लिया मैंने। तो यहाँ पे समीकरण 5 से आपका जो V1 है उसका इक्वेशन बनेगा m माइनस m u1 अपॉन m प्लस m, और ये m माइनस m होता है 0, तो ये 0 u1 अपॉन 2m हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी 0 से जब ये गुणा होगा तो सारा क्या हो जाएगा 0, यानी आपका जो V1 है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। ठीक है, वैसे ही समीकरण 6 से देख लेते हैं। ये वाली जो समीकरण है ये कौन सी है भाई, नंबर 6 है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है ये नंबर 6 है। तो समीकरण 6 से देखें अपन, तो समीकरण 6 से अगर देखेंगे तो V2 जो हमें है वो क्या मिलेगा। देखो भाई मैंने इसको क्या कहा, यहाँ पे वही है m1 किसके बराबर है m2, यानी इसको हमने m मान रखा है तो यहाँ बन जाएगा 2m u1 अपॉन m प्लस m, यानी अपन इसको 2m बोल देंगे तो यहाँ आ गया 2m u1 अपॉन 2m। तो 2m से 2m कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं जो V2 है हमारा वो किसके बराबर हो गया, u1 के बराबर हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा, मतलब सॉरी पहला वेग होगा पहले वस्तु का, वो तो रुक जाएगा, यानी वो तो शून्य हो जाएगा, और जितनी भी इसने वेग दिया है ये वाला, ये सारा का सारा वेग इसको ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए आप ध्यान से, यहाँ पे बहुत क्लियर है, दिमाग में रखना आप क्लियर कि अगर अपन इसको वेग दे रहे हैं, ये पहले रुका हुआ था, तो ये क्या करेगा, ये जब ये इससे टकराएगा तो ये टकराने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट तो रुक जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसी वेग से आगे बढ़ेगा। समझ गए आप ध्यान से, दो वस्तुएं हैं, ये रुकी हुई थी, इसको टक्कर मारी, जब इसने इसको टक्कर मारी तो ये वाली वस्तु तो रुक गई, देखो यहाँ पे V1 तो क्या हो गया आपका 0, और ये वाली वस्तु इसके वेग से गति करने लग गई, यानी आपका जो V2 है वो U1 वेग से गति करेगा। ये आपकी एक इसमें स्थिति है। एक दूसरी और स्थिति है, उसके बारे में भी कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं, केस सेकंड भी, वो क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं अच्छे से। देखना, केस सेकंड कहता है आपका कि जो आपका द्रव्यमान m2 है वो बहुत बड़ा है किससे, m1 से, यानी जैसे ऐसे मानो कि ये 10 kg का है तो ये 1000 kg का है, इस तरीके से, मतलब इतना कंपैरिजन है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी m2 बहुत बड़ा होगा तो हम सबसे पहले वही समीकरण 5 से, समीकरण 5 देखो भाई वो रहा, तो यहाँ पे आपका जो V1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आपका m1 तो बहुत छोटा हो गया, जो आपका m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये तो बहुत छोटा हो गया और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस, तो जो आंसर मिलेगा एक तो वो माइनस में मिलेगा, दूसरी बात ये m1 और m2 दोनों जुड़ेंगे, ये बहुत बड़ा है, तो जब इसमें अपन भाग देंगे
इससे भाग देंगे तो संख्या जो मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। कहने का मतलब जो हमारा वेग मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहली बात तो वो ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा वेग, वो ऋणात्मक। तो इसमें जो वस्तु होगी, मान लीजिए ये वस्तु है, इससे टकराकर वापस लौट कर आ जाएगी। और वो कितनी आएगी वो इस पर डायग्राम, इस पर डिपेंड करेगा कि अपन इसमें जब वैल्यूज रखेंगे तो वहां से आ जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इधर देखो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो था ये, यहाँ तो है भी नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि अप्रोक्स जो वैल्यू होगी या तो जीरो होगी, और जीरो नहीं भी होगी तो बहुत कम होगी। क्या होगी, या तो वो जीरो होगी, और जीरो नहीं भी हुई तो वो क्या होगी, बहुत कम होगी। इतनी कम होगी कि वो मोशन नहीं करेगा। जैसे इस एग्जांपल समझो आप, जैसे कोई दीवार है और आपके पास एक छोटी सी बॉल है, जब आप बॉल को दीवार पे फेंक कर मारते हो तो अगर दीवार ऐसे थोड़ी कि बॉल के पड़ने के बाद दीवार मोशन कर गई ना, दीवार थोड़ी गति करती है, यानी दीवार तो वहीं पड़ी रह जाती है। तो ये अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और भी हम इसको, और कोई दिक्कत है तो आप दूसरे टॉपिक्स में भी प्लेलिस्ट में जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।